जी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब लोग पढ़ रहे होंगे अच्छे से। देखिए, जुडिशियल सर्विसेज की जो हम तैयारी करते हैं ना, इसमें एक बात हमेशा ध्यान रख लेना, आपको मेंटली और फिजिकली दोनों स्ट्रांग रहना है पूरे 1.5, 2, 3 साल जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। अगर आप मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग हैं तो आप एग्जाम को निकाल लेंगे। मेंटली स्ट्रांग रहना भी बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन एंड मोमेंट का प्रेशर नहीं हैंडल कर पाते। तो आपको एंड मोमेंट का प्रेशर भी हैंडल करना है और आपको मेंटली और फिजिकली भी स्ट्रांग रहना है। आरजेस टफ नहीं है। आरजेस मेरे को बिल्कुल भी टफ एग्जाम नहीं लगती। प्रिपरेशन अगर बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इसको की जाए तो बच्चा 100 में से इजीली 85 प्लस लेके आ सकता है। इजीली 85 प्लस अचीवेबल स्कोर है। 30 नंबर की हिंदी इंग्लिश है, वहां से आएंगे 25। 70 का लो है, वहां से आएंगे 60। कितने बन गए? 85। और वो तभी हो पाएगा जब आपने सब्जेक्ट को इन डिटेल पढ़ा हो, बैरेट के प्रोविजंस पढ़े हों। बैरेक्ट ही की होती है और बैरेक्ट ही सक्सेस होती है। जैसे अभी रिजल्ट्स आ जाएंगे तो वी हैव डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज ए पॉडकास्ट। पॉडकास्ट का कंसेप्ट जानते हैं आप लोग? पॉडकास्ट अरेंज करेंगे अपन कोचिंग में ही। टॉपर्स को मैं बुलाऊंगा और ऐसे ही एक चेयर इधर लगाऊंगा, एक चेयर इधर लगवाऊंगा एंड वी विल रिकॉर्ड होल पॉडकास्ट। सवाल भी आप पूछ सकते हैं उसमें, जो भी आपको सवाल पूछने हैं वो आपको गाइड करेंगे, जो भी टॉपर्स अभी बनेंगे। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि हाँ, ये आदमी टॉप 10 में आ सकता है, टॉप 15 में, टॉप 20 में आ जाएगा, इसकी रैंक टॉप 10 में आने लायक है वो स्टूडेंट। क्योंकि मेरे बच्चे तो मुझे पता है कि हाँ, इसमें वो पोटेंशियल है। तो हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। बाकी चलिए, लास्ट क्लास में मैंने एक केस डिस्कस, मतलब एक फैक्ट डिस्कस किए थे जिसमें मैंने आपको 4 इशू बताए थे। अल्टीमेटली 4 बताने थे लेकिन मैंने कितने बता दिए थे? 5। और मैंने ये भी बताया था कि हर केस के अंदर ये 5 इशू आपको मिलते हैं। एक होता है सर इश्यू ऑफ फैक्ट, एक होता है इश्यू ऑफ, एक होते हैं तथ्य के विवादक, एक होते हैं विधि के विवादक, इसमें एक है सब्सटेंटिव लॉ का, एक होता है प्रोसीजरल लॉ से संबंधित इशू, और एक होता है मिक्स्ड इश्यू ऑफ लॉ एंड फैक्ट। लास्ट क्लास में हमने ये सब डिस्कस किया था और मैंने आपको एक एग्जांपल लिखाया था जिसमें फैक्ट कुछ ऐसा था कि ए ने, मतलब ऐसा था, उसके जो फैक्ट्स थे वो ऐसे थे कि ए फास्ट और नेग्लिजेंट ड्राइविंग करता है, इससे बी को हिट होता है। इसमें इश्यू ऑफ फैक्ट हमने बताया था कि क्या ए बियॉन्ड स्पीड गाड़ी चला रहा था, तय सीमा से अधिक में गाड़ी चला रहा था, डेट वॉज इश्यू ऑफ फैक्ट। मिक्स्ड इश्यू में था, मिक्स्ड इश्यू में था क्या ड्राइविंग अमाउंट टू ए ब्रीच ऑफ ड्यूटी। जैसे मान लीजिए अगर ये ड्राइव कर रहा है फास्ट में, क्या फास्ट ड्राइव करना ब्रीच ऑफ ड्यूटी है? फिर हमने एक इशू बनाया था नेग्लिजेंस से संबंधित, लापरवाही से संबंधित, डेट वॉज प्योर इश्यू ऑफ लॉ ऑन सब्सटेंटिव लॉ। ठीक है। और 2 इशू बनाए थे हमने प्रोसीजर के, उसमें एक था लिमिटेशन का और एक था जुरिस्डिक्शन का, मतलब एक परिसीमा का था और एक अधिकारिता संबंधित था। 5 इशू थे। अगर मैंने इसको नाम दिया था तो डेट वॉज द फर्स्ट इशू, डेट वॉज सेकंड, डेट वॉज थर्ड, और ये था फोर्थ, और ये था फिफ्थ। ये 5 इशू मैंने डिस्कस किए थे। मैंने कहा 5 तरह के अपने इश्यूज होते हैं। ठीक है। उसके ऊपर मैंने ये पॉइंट भी लिखवाया था आपको कि जब कभी भी इशू नंबर 1
2 and 3 जब भी आएगा उस पर क्या होगा सर, सब्सिक्वेंट सूट पर रेस जुडिकेटा वुड अप्लाई, चाहे इश्यू ऑफ लो हो, चाहे या फिर मिक्स इश्यू ऑफ लो इन फैक्ट हो, या इश्यू ऑफ लो इश्यू ऑफ फैक्ट हो, इन पे क्या होता है सर, हमेशा रेस जुडिकेटा अब लगता है। लेकिन जहां पे भी प्रोसीजरल इश्यू ऑफ लो है, प्रक्रिया संबंधित कोई विवादक है, प्रक्रिया संबंधित कोई विवादक है, मतलब प्रोसीजरल इश्यू ऑफ लॉ है, तो वहां पे नो रेस जुडिकेटा वुड अप्लाई। और ये जो केस, जो पॉइंट हेल्ड किया गया, हमारा टॉपिक क्या था कि क्या त्रुटिपूर्ण फैसले पर, क्या एरनियस डिसीजन या जजमेंट के ऊपर रेस जुडिकेटा लागू होता है। अगर कोर्ट मिस्टेक करती है विद रेस्पेक्ट टू प्रोसीजरल लॉ तो रेस जुडिकेटा नहीं लगता, अदरवाइज रेस जुडिकेटा अप्लाई होता है। एग्जांपल दूंगा इसके, जिस केस में जो ये बात बोली गई, मैं उस केस के कुछ फैक्ट्स आपको डिक्टेट करना चाहता हूँ, नरेट कराना चाहता हूँ। डन, यहां तक समझ में आ गया था ना कल लास्ट वाले टॉपिक में। केस का नाम लिखिए, मथुरा प्रसाद बाजू जायसवाल केस का नाम भी लिखवा देता मैंने, है ना। मथुरा प्रसाद बाजू जायसवाल वर्सेस टोसी बाई एन जीजी बॉय, डोसी बाई एन बी जीजी बॉय। This is a 1970 Supreme Court. It's a very landmark judgment with respect to this point. देखिए, जितनी भी आप सोचते होंगे सर सिविल में आप पुराने केसेस लिखाते हो, क्रिमिनल में नए केसेस लिखाते हो, अभी आप क्रिमिनल पढ़ा नहीं है मुझसे, तो हमेशा ऐसा होगा। देखिए सिविल केसेस में क्या होता है ना, लॉ सेटल होता है, लॉ स्टैब्लिश होता है। अब मान लीजिए इसी पॉइंट पे कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा तो वो सिर्फ रिआइटरेट करेगा पुराने जजमेंट को। रिआइटरेट मतलब होता है दोहराएगा, इसी जजमेंट को दोहराया जाएगा। और ये सेटल्ड लॉ मतलब होता है इस पे कोई डिस्प्यूट नहीं है, इस पॉइंट के ऊपर ना, इस पॉइंट ना इस केस को किसी ने चैलेंज किया है। दिस इज अ सेटल्ड लॉ, दैट्स व्हाई दिस केस इज 1970 सुप्रीम कोर्ट। जितने भी प्रोसीजरल लॉज आप देखेंगे, जितने भी प्रोसीजर लॉ देखे, एविडेंस हो गया, एविडेंस हो गया आपका, या फिर सीआरपीसी सीपीसी हो गया, इसमें जो जजमेंट आएंगे वो पुराने जजमेंट से और वही सेटल्ड है। जैसे ललिता कुमारी पढ़ते हैं एफआईआर के अंदर, उदय मोहनलाल आचार्य पढ़ते हैं डिफॉल्ट कोयल के अंदर, तो दीज आर द सेटल्ड जजमेंट। जैसे जैसे अनुपम कुलकर्णी पढ़ते हैं रिमांड ग्रांट करने के लिए, तो वो सेटल जजमेंट है। लेकिन क्रिमिनल में लगातार चेंजेस होते रहते हैं। अनुपम कुलकर्णी नया है, जैसे ललिता कुमारी 2013 का है। अब आप कहेंगे सर इसमें इतने पुराने 1970s 50s में कोई जजमेंट थे, हम उनको क्यों नहीं पढ़ रहे। हम उनको इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि वो चेंजेस आए हैं, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन गई उनके ऊपर, उनको इसने। देखिए जहां पे भी क्रिमिनल केसेस होते हैं तो वहां पे क्या चीज जुड़ी हुई रहती है, वहां पे फंडामेंटल राइट में प्रिंसिपल ऑफ राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी जुड़ा होता है, जीवन जीने का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार होता है क्रिमिनल केसेस में। तो जहां पे भी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एड हो जाएगी, वहां पे बार बार उसको चैलेंज किया जाएगा। जैसे अनुपम जे कुलकर्णी को चैलेंज किया हुआ है अभी, एक केस आया, इसका नाम था रितु छबाड़िया, 2023 का जजमेंट है। रितु छबड़िया ने बोला इनकम्प्लीट चार्जशीट के ऊपर। तो आप क्रिमिनल केसेस में देखेंगे कि केसेस बार बार नहीं आते जाते। जैसे नवतेज सिंह जोहर आया, जोसेफ साइन आया, तो आप कहोगे सर 1960s 70s में वो बात नहीं थी क्या, उस टाइम पे जजमेंट आए। डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने अपने फादर वाई वी चंद्रचूड़ साहब के 3 जजमेंट्स को ओवररूल कर दिया। ठीक है, अगर आप देखोगे जैसे एडीएम जबलपुर है, उसको ओवररूल कर दिया पुट्टा स्वामी के अंदर, क्योंकि एडीएम जबलपुर तो 1980-81 का जजमेंट है, उसको ओवररूल कर दिया। तो क्रिमिनल केसेस में ओवररूल होते रहते हैं जजमेंट। हेबियस कॉर्पस के ऊपर जो था, हेबियस कॉर्पस के केस भी कहते हैं एडीएम जबलपुर को, इसी को कहते हैं हेबियस कॉर्पस केस। तो सिविल केसेस में लैंडमार्क जजमेंट्स पुराने होते हैं, और ये इसको कोई चैलेंज नहीं किया फिर। ठीक है, जैसे जैसे अपना वाला जजमेंट है,
एक कौन सा जजमेंट था बार एसोसिएशन वाला, तमिलनाडु वर्सेस स्टेट ऑफ तमिल वर्सेस, था ना, बहुत लिखवाया था मैंने जजमेंट बार बार, जस्टिस ठक्कर का। आई एम गेटिंग द नेम ऑफ जज हु हैज डिलीवर्ड द जजमेंट। बार एसोसिएशन था ना, बार एसोसिएशन वर्सेस स्टेट यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब हाँ सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन। अब सलेम एडवोकेट केस है, वो तो सेटल्ड प्रिंसिपल है ना, उसको थोड़ी कोई चैलेंज कर रहा है। तो जजमेंट्स क्या होते हैं ना सिविल केसेस में, एक बार आ गया वो सेटल्ड है। हाँ सलेम एडवोकेट स्वाति, वेरी गुड, नाम मुंह पे नहीं आ पा रहा था कभी। जस्टिस ठक्कर का जो जजमेंट है, जजेस के नाम याद करने की एक हैबिट डाली अपने अंदर। ठक्कर साहब का नहीं था क्या, तरुण चटर्जी उसमें, हाँ तरुण चटर्जी होंगे फिर, तरुण चटर्जी, यस तरुण चटर्जी, वेरी गुड। जस्टिस ठक्कर का कौन सा था फिर, आरसी ठक्कर। जजेस के नाम भी याद करना सीखिए। क्या होता है ना, जब भी कोई लैंडमार्क जजमेंट लिखते हैं और आप जजेस के नाम वगैरह भी लिखते हैं ना, तो इट्स मेक ए गुड इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर मेंस के टाइम पे। उससे आपकी हैबिट होती है कि किस नेचर का कौन सा जजमेंट रहा होगा। क्या होता है, एक एग्जाम होता है नेट, एलएलएम के टाइम जो बच्चे देते हैं, उसमें क्या होता है, किस जज ने कौन सा जजमेंट दिया है ये भी पूछ लेते हैं। जैसे जस्टिस कृष्णा अय्यर है, वो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी और मोरालिटी की बहुत बात करते हैं, उन्होंने हर चीज के ऊपर अपने ओपिनियन रखे हैं। तो जस्टिस कृष्णा अय्यर के ये स्टेटमेंट कौन से जज ने दिया है इस केस में, तो आपको केसेस के नाम के साथ ये भी पता है। जैसे अब मैं पूछता हूँ कि हिज होलिनेस श्रीपद वेलगुरु केशवानंद भारती जो जजमेंट है, इस जजमेंट को किस ऑथर ने दिया है, किसने दिया है, केशवानंद भारती। हिज होलिनेस श्रीपद वेलगुरु केशवानंद भारती वर्सेस, किसने दिया है, जस्टिस एस एम सीकरी, सर्वमित्र सीकरी ने दिया है जजमेंट, जस्टिस एस एम सीकरी ने दिया है, चीफ जस्टिस एस एम सीकरी। तो आपको जजेस के नाम याद होने चाहिए, क्योंकि हर बच्चा लिखेगा केशवानंद भारती, लेकिन आप लिखेंगे उसका पूरा नाम प्लस जज का नाम, जजमेंट की डेट। इट मेक्स ए वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन द एग्जामिनर। सीकरी, सीकरी तो ऐसे लिख रहे हैं जैसे कोई गली के बच्चे हों। जस्टिस लगा दीजिए उनके आगे मैडम, जस्टिस लगा देंगे तो हमें खुशी मिलेगी। जस्टिस सीकरी लिख दीजिए, चीफ जस्टिस सीकरी लिख दीजिए, ऑनरेबल सीकरी लिख दीजिए। लिखिए इसमें, इस केस में क्या बोला, इफ देर वॉज एन एररनेस जजमेंट ऑफ द फॉर्मर कोर्ट, यदि किसी पूर्ववर्ती न्यायालय द्वारा, यदि किसी पूर्ववर्ती न्यायालय द्वारा त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया गया है, इफ देर इज ए जजमेंट, इफ देर इज ए जजमेंट, if there was an erroneous judgment of the former court, then on the substantive law, then on subsequent suit, ऐसे लिखिए, then on subsequent suit, if other elements of section 11 are fulfilled, then on a subsequent suit, if other elements of section 11 are fulfilled, res judicata will apply on subsequent suit, then res judicata will apply on subsequent suit। समझ में बात, हिंदी में क्या लिखवाया, हिंदी में क्या लिखवाया था मैंने, यदि किसी पूर्ववर्ती न्यायालय द्वारा त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया गया है, त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया गया है, तो किसी पश्चातवर्तीवाद में धारा 11 के अन्य बिंदुओं से, धारा 11 के अन्य बिंदुओं से या अन्य बिंदुओं का समाधान होने की दशा में पश्चातवर्तीवाद पर
पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू होगा, पश्चातवर्तीवाद पर पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू होगा, पश्चातवर्तीवाद पर पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू होगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। The res judicata would apply. Res judicata would apply only when issue related to issue of fact. Res judicata would apply only when it is related to issue of fact, comma, issue of law and fact, issue of law and fact, and issue of law and issue of law and issue of law related to substantive right, related to substantive right, related to substantive right। परंतु यह पूर्व न्याय का सिद्धांत तभी लागू होगा, परंतु यह पूर्व न्याय का सिद्धांत तभी लागू होगा, परंतु यह पूर्व न्याय का सिद्धांत तब ही लागू होगा जब विवादक तथ्य के विवादक, कोमा, मिश्रित तथ्य और विधि के विवादक, और विधि के विवादक हों जो कि किसी सारवान अधिकार से संबंधित हो, विधि के विवादक हों जो कि किसी सारवान विधि के अधिकार से संबंधित हो, ठीक है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। However, if the issue related to issue of procedural law, then on the subsequent suit res judicata would not apply, परंतु यदि विवादक किसी प्रक्रिया विधि से संबंधित हो तो पश्चातवर्तीवाद पर पूर्व न्याय का सिद्धांत नहीं लागू होगा, क्यों इसका रीजन बता देता हूं मैं आपको। देखो, जब प्रश्न प्रक्रिया विधि से संबंधित हो और जब प्रश्न किससे संबंधित हो, प्रक्रिया विधि से संबंधित हो, और जब भी प्रश्न किसी तथ्य विधि से संबंधित हो। समझ में आई बात? प्रक्रिया विधि में क्या अंतर हो जाता है, मैं इसके बता देता हूं। देखिए, प्रक्रिया विधि का आप गलत यूज कर सकते हो, इसलिए res judicata नहीं लगता है। जैसे मान लीजिए रेंट कंट्रोल में सूट फाइल करना था, कहां करना था, लेकिन आपने सूट फाइल किया किसमें, सिविल कोर्ट में। कहां किया, सिविल कोर्ट में। जयपुर में एक मकान लिया था आपने, ठीक है ना, जयपुर में किराए पे मकान लिया। एक दिन मकान मालिक ने आपका घर सामान फेंक दिया उठा के बाहर, आप गाँव चले गए थे। रेंट कंट्रोल आपको कहां अप्रोच करना चाहिए था, रेंट कंट्रोल के सेक्शन 11 और 12 के अकॉर्डिंग। राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट पढ़ा है किसी ने, सेक्शन 11-12, कोई बात नहीं, जब आएगा तब देख लेना, एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। अभी 11-12 राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट में पढ़ा है, वहां आपको जाना था, लेकिन आप कहां चले गए, सिविल कोर्ट में रिकवरी ऑफ पोजेशन के लिए। समझ में आई? आप चले गए सेक्शन 5-6 में। लेकिन सवाल यह है, जब रेंट कंट्रोल जुडिक्शन रखता है और आप सिविल कोर्ट में चले गए और सिविल कोर्ट से आप केस जीत गए, मकान मालिक ने दूसरा केस फाइल किया राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर,
तो उस पर रेस जुडिकेटा क्यों लागू होगा? क्योंकि आपने क्या करी है, प्रोसीजरल लॉ में मिस्टेक करी है, और सिविल कोर्ट ने भी क्या करी है, प्रोसीजरल लॉ में मिस्टेक करी है। जहां पे, और एक और बात सुन लीजिए, जहां पे म्युनिसिपल एरिया नहीं है, जहां पे राजस्थान रेंट कंट्रोल, राजस्थान रेंट कंट्रोल कहाँ लगता है, सिर्फ और सिर्फ म्युनिसिपल एरिया में लगता है, नगर पालिका क्षेत्रों में लगता है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। रेंट कंट्रोल रेट कहाँ लगता है? मान लीजिए आपने गांव में, आप मान लीजिए एक टीचर बन गए आप गांव में जाके आपने एक मकान ले लिया किराए पे 2000 रुपए महीने में। अब वहां पे राजस्थान रेंट कंट्रोल नहीं लगेगा, वहां पे क्या लगेगा, वहां पे क्या लगेगा, सिविल कोर्ट लगेगा। बात समझ में आई? तो प्रोसीजरल लॉ में तुमने तो पूरा कोर्ट ही बदल दिया। अरे तुमको केस फाइल करना था डाइवोर्स के लिए, कहां पे, फैमिली कोर्ट में, और आपने कहां केस फाइल किया, सिविल कोर्ट में, जहां पे सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन ही नहीं है कोर्ट के पास में। समझ में आई बात? तो वहां पे रेजुडिकेटा, ठीक है, क्योंकि कोर्ट क्या है, कॉम्पिटेंट नहीं है। अरे सिविल कोर्ट में कर दिया ना उसने, ही हैज फाइल्ड सिविल, उसने कहा डाइवोर्स का केस कहाँ फाइल कर दिया, सिविल कोर्ट में फाइल कर दिया, जब उसको कहाँ फाइल करना चाहिए था, फैमिली कोर्ट में। तो हाँ, अरे वॉइड तो हो जाएगा, लेकिन जो दूसरा सूट फाइल करेगा, ये सब्सिक्वेंट अब सूट फाइल करेगा दूसरा वाला, तो वो रेस जुडिकेटा नहीं लगेगा, वो कर सकता है दूसरा सूट फाइल। कहने का मतलब ये है, क्योंकि उसने प्रोसीजरल लॉ की मिस्टेक करी ना, कोर्ट ने कौन सी मिस्टेक करी है, ये बात समझ में आई? ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, समझ में आई तो। और कुछ रिसेंट जजमेंट्स भी है इसके, एक रिसेंट जजमेंट लिख लीजिए, जो केस लिखा ना मथुरा प्रसाद बाजू जायसवाल वाला, उसी को फॉलो किया एक और केस ने। देखिए अब जितने भी नए केस आते हैं वो क्या करते हैं, बस फॉलो ही करते हैं। इसका नाम लिखिए, सत्येंद्र कुमार एंड अदर्स वर्सेस राजनाथ दुबे एंड अदर्स, 2016 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना, इसमें लिख लीजिए, द कोर्ट रिलायड अपॉन मथुरा प्रसाद जजमेंट, द कोर्ट रिलायड अपॉन मथुरा प्रसाद जजमेंट। न्यायालय ने न्यायालय ने न्यायालय ने मथुरा प्रसाद निर्णय को इस मामले में दोहराया, न्यायालय ने मथुरा प्रसाद निर्णय को इस मामले में दोहराया। क्वेश्चन लिखिए, डज रेस जुडिकेटा अप्लाई ऑन रिट्स, डज रेस जुडिकेटा अप्लाई अपॉन रिट्स? क्या 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 रिट क्या रिट पर या याचिका पर, क्या रिट ऑब्लिक करके याचिका भी कर लेना, पर पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू होता है? पहला पॉइंट लिखिए, सेक्शन 11 डज नॉट अप्लाई ऑन रिट्स, सेक्शन 11 डज नॉट अप्लाई ऑन रिट्स, बट द ब्रॉड प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा अप्लाई ऑन रिट्स, अप्लाई ऑन रिट्स। धारा 11 याचिकाओं पर लागू नहीं होती, धारा 11 याचिकाओं पर लागू नहीं होती, परंतु पूर्व न्याय का एक व्यापक सिद्धांत बट द ब्रॉड प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा, पूर्व न्याय का एक व्यापक सिद्धांत याचिकाओं पर लागू होता है, सिवाय बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के, एक्सेप्ट हेबियस कॉर्पस रिट्स। लिखिए आगे, इफ द डिसीजन ऑफ द रिट वाज इन लिमिनी, सेकंड पॉइंट लिखिए, if the decision of writ was in limine,
इन लिमिनी या इन लिमिनी भी कहते हैं, इन लिमिनाई भी कहते हैं, इन लिमिन भी कहते हैं, बहुत सारे नाम है इसके। इन लिमिनी, if the decision of the writ was in limine, then res judicata would not apply, then res judicata would not apply, then res judicata would not apply। यदि याचिका का फैसला, यदि याचिका का फैसला इन इन लिमिनी, इन लिमिनी अभिनिश्चित किया गया है, इन लिमिनी अभिनिश्चित किया गया है, लिखा है इन लिमिनी, कोई निम्न लिखना, इन निम्नी इंग्लिश में भी लिखना, हिंदी में भी लिखना, इन लिमिनी अभिनिश्चित किया गया है, तो पूर्व न्याय का सिद्धांत नहीं लागू होगा, तो पूर्व न्याय का सिद्धांत नहीं लागू होगा। इन लिमिनी का मतलब क्या होता है तो लिखिए, इन लिमिनी मीन्स, इन लिमिनी मीन्स, इन लिमिनी से तात्पर्य है कि, इन लिमिनी से तात्पर्य है कि मीन्स एनीथिंग विदाउट हियरिंग, से तात्पर्य है कि जो कुछ भी बिना किसी सुनवाई के निर्धारित किया गया हो, जो कुछ भी बिना किसी सुनवाई के निर्धारित किया गया हो, विदाउट हियरिंग, ठीक है ना, इसको कहते हैं इन लिमिनी। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, रेस जुडिकेटा वुड नॉट अप्लाई वेर ऑर्डर इन ए रिट इज नॉन स्पीकिंग, रेस जुडिकेटा वुड नॉट अप्लाई वेर ऑर्डर इन ए रिट इज नॉन स्पीकिंग। पूर्व न्याय का सिद्धांत वहां लागू नहीं होगा, पूर्व न्याय का सिद्धांत वहां लागू नहीं होगा जहां याचिका में पारित किया गया आदेश, जहां याचिका में पारित किया गया आदेश, आदेश आदेश में कोई कारण अभिलिखित नहीं किए गए हों, याचिका में पारित किया आदेश में कोई कारण अभिलिखित नहीं किए गए हों। चौथा पॉइंट लिखिए, इफ ए रिट वाज डिसमिस्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ लेचेस, इफ ए रिट वाज डिसमिस्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ लेचेस, यदि किसी याचिका को, यदि किसी याचिका को विलंब के आधार पर निरस्त कर दिया गया हो, इफ ए रिट वाज डिसमिस्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ लेचेस, यदि किसी याचिका को विलंब के आधार पर निरस्त कर दिया गया हो, या किसी वैकल्पिक अनुतोष के लिए, या किसी वैकल्पिक अनुतोष के आधार पर, या किसी वैकल्पिक अनुतोष के आधार पर निरस्त किया गया हो, यदि किसी वैकल्पिक, लेचेस का स्पेलिंग लिखूं बताइए ना, तो यदि किसी वैकल्पिक अनुतोष के आधार पर निरस्त किया गया हो, कोई बेइज्जती नहीं है, आप लोग पूछा कीजिए मुझसे, यदि किसी वैकल्पिक अनुतोष के आधार पर निरस्त किया गया हो, तो पूर्व न्याय का सिद्धांत नहीं लागू होगा, तो पूर्व न्याय का सिद्धांत नहीं लागू होगा। लेचेस तुम्हें नहीं पता, लिमिटेशन पढ़ा ही नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो उस टाइम पढ़ तो रहते, लिमिटेशन के सवाल पूछना आते थे। जब आनेबाजी तैयारी की, लिमिटेशन की शुरुआत ही लेचेस से कराता हूं मैं। किसे कराता हूं? लेचेस। लेचेस क्या होती है? लेचेस का मतलब होता है कि देखिए, लिमिटेशन एक्ट में ना सबके लिए समय सीमा दी हुई है, चाहे आप सूट फाइल करें, चाहे आप डिक्लेरेशन के लिए सूट फाइल करें, चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट के लिए सूट फाइल करें, चाहे आप रिकवरी ऑफ मूवेबल इमूवेबल टोर्ट के लिए सूट फाइल करें, है ना, न्यूसेंस के लिए आए, नेग्लिजेंस के लिए आए, लीबल के लिए आए, स्लेंडर के लिए आए, मल्टीपल चीजों के लिए सूट की टाइमिंग दी हुई है, इतने समय में आपको सूट फाइल करना है। लेकिन रिट के लिए कहीं भी नहीं दी हुई। आरजेएस मेंस 2019 में सवाल आया, ये आया, वेदर लॉ ऑफ लिमिटेशन वुड अप्लाई ऑन रिट्स। क्या है सवाल? जाके पेपर देख लेना, वेदर लॉ ऑफ लिमिटेशन वुड अप्लाई ऑन रिट्स। और जब ये सवाल आया एग्जाम के अंदर, सुनिएगा बात, जब ये सवाल आया एग्जाम के अंदर तो बच्चों को समझ में आया लिखना क्या है इसमें। तो रिट्स पे क्या लगता है? डॉक्ट्राइन ऑफ लेचेस। क्या लगता है रिट्स के ऊपर? कोर्ट ये देखता है कि कहीं ऐसा तो नहीं रिट फाइल करने में ये लोग 5 साल लेट आए हैं। कोर्ट देरी देखता है कि भाई देरी क्या है और देरी का कारण क्या है, ये देरी क्यों हुई। अगर आपके पास देरी का कारण है, आपके पास क्या है सर, तो कोर्ट आपके रिट को अलाउ कर देता है। लेकिन आपके पास देरी का कोई कारण नहीं है
तो रिट्स पे क्या होता है, डॉक्ट्राइन ऑफ लेचेस लगता है। लेचेस मतलब विलंब का सिद्धांत। रिट के लिए, हाँ, रिट के लिए कोई पर्टिकुलर टाइम थोड़ी होता है। 5 रिट्स है तो कभी भी फाइल कर सकते हैं आप। आगे लिखिए, और ऑन द ग्राउंड ऑफ अल्टरनेटिव रेमेडी, और ऑन द ग्राउंड ऑफ अल्टरनेट रेमेडी, और ऑन द ग्राउंड ऑफ अल्टरनेट रेमेडी, और ऑन द ग्राउंड ऑफ अल्टरनेट रेमेडी, then also res judicata would not apply, or on the ground of alternate remedy, then also res judicata would not apply, alternate remedy, then also res judicata would not apply। पांचवा कारण लिखिए, if the writ was withdrawn, if the writ was withdrawn by petitioner, if the writ was withdrawn by petitioner, if the writ was withdrawn by petitioner, यदि याचिकाकर्ता द्वारा, यदि याचिकाकर्ता द्वारा, यदि याचिकाकर्ता द्वारा याचिका का प्रत्याहरण कर लिया जाता है, यदि याचिकाकर्ता द्वारा याचिका का प्रत्याहरण कर लिया जाता है, if the writ was withdrawn by petitioner, then also res judicata would not apply, then also res judicata would not apply। प्रत्याहरण कर लिया जाता है तो भी पूर्व न्याय का सिद्धांत नहीं लागू होगा, तो भी पूर्व न्याय का सिद्धांत नहीं लागू होगा। क्वेश्चन बना के लिखिए, when the plea of res judicata would raise, when the plea of res judicata would raise in trial, would raise in trial, लिखिए, वाद के किस चरण पर, वाद के किस चरण पर, वाद के किस चरण पर पूर्व न्याय, वाद के किस चरण पर पूर्व न्याय, पूर्व न्याय, पूर्व न्याय के सिद्धांत को, पूर्व न्याय के सिद्धांत को न्यायालय के समक्ष उठाया जा सकता है, न्यायालय के समक्ष उठाया जा सकता है, न्यायालय के समक्ष उठाया जा सकता है। अब क्या होता है ना सर, रेस जुडिकेटा कब रेज करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे मान लीजिए 2 सूट फाइल होते हैं, ए वर्सेस बी, दिस इज सूट नंबर 1। सर 2 वाद अलग अलग संस्थित किए गए न्यायालय में, दिस इज सूट नंबर 2, दिस इज ऑल्सो ए वर्सेस बी। या फिर इसको आप मान लीजिए 2 सूट फाइल किए, ए वर्सेस बी और बी वर्सेस ए, ठीक है ना सर। ये फाइल हुआ था 1/1/2021 को, ये फाइल हुआ है 1/6/2021 को, ठीक है। ए वर्सेस बी और बी वर्सेस ए, एक फाइल हुआ है 1/1/21 को, एक फाइल हुआ है 1/6/21 को, समझना बात। ये पेंडिंग था और ये भी क्या था कोर्ट सामने, पेंडिंग ही था, ये भी दोनों सर लंबित है, दोनों में सुनवाई चल रही थी। लेकिन एक दिन क्या होता है सर, 1/1/2022 को इसमें आ जाती है क्या, डिक्री, और जैसे ही बी जीत जाता है इस केस में, जैसे ही बी जीता है इस केस में, यहां पे सुनवाई चल रही थी इस केस की, ठीक है ना सर। जैसे ही बी जीता 1/1/2022 को इस केस के अंदर, डिक्री का मतलब बी जीत गया, डिसमिस जीता था तो क्या होता, बी हार गया। अब इस केस में क्या हुआ सर, रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है, क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट लगाया था अपन ने इस केस के अंदर। अरे रिटर्न स्टेटमेंट कौन लगाएगा, बी लगाएगा, लिख सकते कौन देगा, बी देगा ना। जिस दिन रिटर्न स्टेटमेंट लगाया था उस दिन तो फैसला आया नहीं था। अब जैसे ही फैसला आ गया इस केस में, तो बी किसी भी टाइम, किसी भी टाइम, किसी भी टाइम, कब, बिफोर जजमेंट, निर्णय के किसी भी टाइम ऑर्डर 6 रूल 17 की एप्लीकेशन लगाएगा। ऑर्डर 6 रूल 17 की एप्लीकेशन क्या होती है, ये होती है अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स, अभिवचन में संशोधन। अभिवचन है, रिटर्न स्टेटमेंट भी क्या है एक तरह से, क्योंकि ऑर्डर 6 रूल 1 में मैंने बताया आपको उस दिन कि प्लीडिंग्स इंक्लूड प्लेंट एंड रिटर्न स्टेटमेंट। अभिवचन में संशोधन किया 6/17 से, सुनिएगा बात, और 6/17 से अमेंड करके रिटर्न स्टेटमेंट में क्या डाल दिया उसने,
कि सर नाउ दिस केस हैज बीन डिसाइडेड, और अब क्या लगाओ उसके ऊपर, अब उसके ऊपर रेस जुडिकेटा लगाया जाए। लेकिन मान लीजिए ये पार्टी थी ढीली, कौन था, बी ढीला रह गया, और कोर्ट ने इसमें जजमेंट दे दिया। बताया हुआ है पहले मैंने क्लास में, मतलब ये कहना चाह रहा हूं मैं कि या तो आप रिटर्न स्टेटमेंट में प्लीडिंग करके रेस जुडिकेटा रेस कर दो, जैसे रेस जुडिकेटा रेस कर दोगे, जो न्यायालय के पास है सूट नंबर 1 में, इसके पास मामले की विचारण करने की शक्ति, उसको ट्राई करने की शक्ति वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि क्या लिखा हुआ है सेक्शन 11 की लाइन में, नो कोर्ट शेल ट्राई, कोई भी न्यायालय विचारण नहीं करेगा, ये लिखा हुआ है। अगर आप लाइन पढ़ेंगे सेक्शन 11 की, तो कोर्ट विचारण करना रोक देगा। लेकिन एक और कंडीशन हम लोग लेते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ सूट नंबर 1 था, सेम सिचुएशन, दूसरा एग्जांपल, यहाँ था ए वर्सेस बी, यहाँ था बी वर्सेस ए, ये फाइल हुआ था 1/1/21 को, ये फाइल हुआ था 1/6/21 को, ठीक है। दिस इज 1/1/21, दिस इज 1/6/21, ठीक है। इसमें फैसला आ गया 1/1/22 को, और यहाँ आ गई इसको डिक्री। लेकिन बी क्या करता है, बी सोचता है कि मैं तो केस जीत चुका हूं, और जो पेंडिंग केस है उसमें बी कुछ करता नहीं है। और मान लीजिए यहां से इस वाले केस की फैसला आ जाता है इस दिन, और इसमें इस वाले केस में कौन जीत गया, यहाँ ए जीत गया। और ये फैसला कब आया, ये फैसला आया 1/1/2023 को। कौन सी डिग्री वैलिड होगी, ए वाली या बी वाली, कौन सी डिग्री वैलिड होगी फिर। इसको रेस जुडिकेटा रेस करना चाहिए था, नहीं किया इसने। क्या कोई अपनी मिस्टेक की, क्या किसी को अपनी मिस्टेक का एडवांटेज लेने दिया जा सकता है क्या। कैन एनी पर्सन शुड बी एनजस्ट एनरिच, नहीं हो सकता ना ये बात। तो कौन सी डिग्री वैलिड हो जाएगी फिर, एक ही। तो मतलब सवाल ये है कि कब रेस करना चाहिए, तो ये डायग्राम दोनों बना लेना। भाई जजमेंट आने के पहले, किसी भी वाद में जजमेंट आने के पहले आपको रेस करना है। अगर आपने जजमेंट आने के बाद रेस किया तो ये डिग्री हो जाएगी वैलिड। सेवनटीन की एप्लीकेशन में आप तो फाइल करके उसके साथ लगा दो एक एप्लीकेशन। आप फिर उसमें मान लीजिए रिटर्न स्टेटमेंट फाइल ही नहीं हुआ है। मैडम का सवाल यह है कि मान लीजिए एक ऐसी कंडीशन है जहां पे रिटर्न स्टेटमेंट फाइल ही नहीं हुआ है और ये केस अभी तक लगा ही था, ठीक है ना, उसमें कुछ नहीं करना आपको। रिटर्न स्टेटमेंट नहीं फाइल हुआ आपका, आप ले लो यहाँ पे प्रिलिमिनरी, रिटर्न स्टेटमेंट की मत फाइल करो, आप प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन ले लो। ये भी होता है, मतलब आप बोलो कि सर ये हमारा ऑब्जेक्शन है कि दिस केस हैज बीन ऑलरेडी डिसाइडेड, दिस इज बार बाय लिमिटेशन। क्योंकि सेक्शन 11 जो है सीपीसी का, वही तो ये बोलता है। आप प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन में बता दो कि दिस सूट हैज बीन ऑलरेडी बीन डिसाइडेड बाय द कोर्ट, ऑलरेडी डिसाइडेड बाय द सबऑर्डिनेट कोर्ट, या फिर कोऑर्डिनेट बेंच ने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया है, या कोऑर्डिनेट कोर्ट ने ऑलरेडी डिसाइडेड कर दिया है इस केस को। तो आप रिटर्न स्टेटमेंट मत फाइल करो। कोर्ट पूछेगा कि रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करो, तो उसको बोलो सर पहले इसको डिसाइड करो, ये तो ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुका है, क्यों मेरे से डबल मेहनत करवाना चाहते हो। रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करवा के आपके पास प्लेंट जैसे इस केस में आपने लगा दिया सीधा, समझ आएगी बात। इसमें एक लाइन लिख लीजिए, द प्ली ऑफ रेस जुडिकेटा कैन रेज, the plea of res judicata can raised anytime before, the plea of res judicata can be raised anytime before, the plea of res judicata can be raised anytime before judgment in the pending suit, पूर्व न्याय के अभिवचन को, पूर्व न्याय के अभिवचन को किसी भी पश्चातवर्ती वाद में निर्णय आने से पूर्व उठाया जा सकता है, निर्णय आने से पूर्व क्या किया जा सकता है, उठाया जा सकता है, ठीक है ना सर। लिखिए, ये सवाल मैंने शायद पहले कराया हुआ है लेकिन दोबारा लिख दीजिए, कैन कोर्ट सुओ मोटो रेज द प्ली ऑफ रेस जुडिकेटा, कैन कोर्ट सुओ मोटो रेज द प्ली ऑफ रेस जुडिकेटा।
क्या न्यायालय, क्या न्यायालय स्वतः ही, क्या न्यायालय स्वतः ही पूर्व, हाँ दोबारा लिख लीजिए, कैन कोर्ट सुओ मोटो रेज द प्ली ऑफ रेस जुडिकेटा, क्या न्यायालय स्वतः ही पूर्व न्याय का भी वचन उठा सकता है, उठा सकता है क्या, नहीं उठा सकता ना, क्योंकि क्योंकि साबित तो पार्टीज को करना पड़ेगा ना। मान लीजिए पार्ट, लिख लीजिए इसमें उठा सकता है, इसमें लिख लीजिए, देखिए कोर्ट ने मान लीजिए उठा भी लिया कि भाई ये केस शायद हमने, मान लीजिए जज को तो पता ही होता है ना कि यार ये केस तो सुना हुआ है ना मेरा, मान लीजिए कोर्ट ने बोलते तो सुना हुआ है शायद, तभी साबित तो किसको करना पड़ेगा, पार्टीज को करना पड़ेगा ना। वो पांचों एलिमेंट, जो 5 एलिमेंट रेस जुडिकेटा के, उसको कौन साबित करेगा, पार्टी साबित करेगी। ठीक है ना, ये ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। खत्म हो जाएगा आज अपना रेस जुडिकेटा। डिफरेंसेस लिखिए, डिफरेंस बिटवीन रेस जुडिकेटा एंड एस्टॉपल, डिफरेंस बिटवीन रेस जुडिकेटा एंड एस्टॉपल। लाइन खींच दीजिएगा, फ्रेश पन्ना लीजिए कॉपी का, लाइन खींच दीजिए, इधर लिखिए रेस जुडिकेटा, इधर लिखिए एस्टॉपल, इधर लिखिए पूर्व न्याय, इधर लिखिए, क्या लिखेंगे इधर, विबंध। जी लिखने स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट पॉइंट लिखिए रेस जुडिकेटा में, मैटर हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड, मैटर हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बिटवीन द सेम पार्टीज, matter heard and finally decided between the same parties, matter heard and finally decided between the same parties, and matter directly and substantially same, and matter directly substantially same on the same title, on the same title, हाँ हाँ लिखते रहिए इसमें, on the same title, and former court was competent to try, and former court was competent to try, लिखते रहिए, सवाल मत पूछा कीजिए, लिखते रहिए बस, and former court was competent to decide, and former court was competent to decide subsequent suit, subsequent suit, ठीक है ना। लिखिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखिए, इसमें सारे एलिमेंट्स वही लिखवाए, पांचों एलिमेंट्स, डायरेक्ट से देख लीजिए किसी का छूट गया है तो लिखिए। ऐसे विवादक, ऐसे विवादक जो न्यायालय द्वारा, जो न्यायालय द्वारा सुने और अंतिम रूप से विनिश्चित किए जा चुके हैं, जो न्यायालय द्वारा सुने और अंतिम रूप से विनिश्चित किए जा चुके हैं, जो न्यायालय द्वारा सुने और अंतिम रूप से विनिश्चित किए जा चुके हैं, जो कि जो कि जो कि समान पक्षकारों के बीच हैं, जो कि समान पक्षकारों के बीच है, जिनमें जिनमें विवादक, जिनमें विवादक प्रत्यक्षतः और सारतः, जिनमें विवादक प्रत्यक्षतः और सारतः, जिनमें विवादक प्रत्यक्षतः और सारतः, प्रत्यक्षतः और सारतः समान है, समान है, तथा तथा पक्षकारों के मध्य, प्रत्यक्ष से सारतः समान है, तथा पक्षकारों के मध्य, पक्षकारों के मध्य समान हक है, तथा पक्षकारों के मध्य समान हक है, तथा पक्षकारों के मध्य समान हक है, और पूर्ववर्ती न्यायालय, और पूर्ववर्ती न्यायालय, पूर्ववर्ती न्यायालय किसी पश्चातवर्ती वाद को, क्या हो गया, लिख लिया, छूट गया, और पूर्ववर्ती न्यायालय किसी पश्चातवर्ती वाद को सुनने में सक्षम है, सुनने में सक्षम है। ये सारे एलिमेंट्स वही है सेक्शन 11 के, समझ में आ जाएगा ना, छूटा है आपका भी, पांचों एलिमेंट वही लिखवाए ना मैंने, रिपीट करता हूं एक बार। मैटर हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बिटवीन द सेम पार्टीज एंड द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली सेम ऑन द सेम टाइटल एंड द फॉर्मर कोर्ट वाज कॉम्पिटेंट टू डिसाइड सब्सिक्वेंट सूट। हिंदी में बोल रहा हूं मैं, ऐसे विवादक जो न्यायालय द्वारा सुने जा चुके हैं और अंतिम रूप से विनिश्चित किए जा चुके हैं, जो कि समान पक्षकारों के मध्य हैं, और उनमें विवादक प्रत्यक्ष और सारतः समान है, तथा उनके मध्य समान हक है, उनके मध्य समान हक है, और पश्चातवर्ती न्यायालय, सॉरी पूर्ववर्ती न्यायालय पश्चातवर्ती वाद को सुनने के लिए सक्षम है।
इधर लिखिए, दोनों की डेफिनेशन लिखा रहा हूं पहले, लिखिए इसमें, wherever any party by act, conduct or omission, whenever any party by act, conduct or omission, wherever any party by act, conduct or omission intentionally caused or believe other party, wherever any party by act, conduct or omission intentionally caused or believing other party on a particular fact and other party relying on such 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 fact did any act then later on neither party nor his agent neither party or nor his agent can step back from the statement लिखिए, जब कोई व्यक्ति अपनी घोषणा कार्य या लोक द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को किसी विनिर्दिष्ट तथ्य पर विश्वास दिलाता है और कोई अन्य व्यक्ति उस तथ्य पर विश्वास करके कोई कार्य कर लेता है तो उसके पश्चात न तो वह व्यक्ति और न ही उसका कोई अभिकर्ता अपने कथन से पीछे हट सकते हैं। ठीक है, स्टोपल कहाँ पढ़ेंगे हम लोग? भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर पढ़ेंगे। और अभी सेक्शन नंबर कौन सा हो गया? शायद 121 हो गया स्टोपल। हाँ 121 हो गया स्टोपल ना, भारतीय पहले 115 था, अब 121 हो गया है, वहाँ पढ़ेंगे। ठीक है ना। स्टोपल का होता क्या है कि मान लीजिए जो मैंने लिखवाया आपको समझिए, रेस्ट डेटा समझाने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा पांचों एलिमेंट्स में। लेकिन स्टोपल क्या होता है, मैं किसी को कोई चीज बोल रहा हूँ, जैसे मान लीजिए एक दिन हेमांग आए मेरे पास कि सर नवरात्रा के दिन कुछ तो करेंगे। तो मान लीजिए मैंने बजट रखा था 10,000 रुपए का गरबा नाइट, ठीक है ना। लेकिन हेमांग आगे बोलते कि सर मेरी तरफ से 50,000 की भेंट है सर, मैं माता का अनन्य भक्त, अम्बे माँ मेरी फेवरेट माँ। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, 50,000 का बजट है। इसकी बात सुन के मैं हो गया खुश। मैंने कहा नहीं, हेमांग के पास पैसा हो सकता है यार, वह जो दिलजीत के कंसर्ट में जाने के लिए टिकट का जुगाड़ कर रहा हो, उसके पास तो पैसा होगा ही होगा। ठीक है ना। तो मैंने कहा हेमांग के पास पैसा हो सकता है। तो मैंने इसकी बात सुन के मैंने 2 हलवाई और हायर कर लिए। मैंने कहा बाहर से मिठाई नहीं आएगी, अब यहीं बनाएंगे, शुद्ध घी की अपने सामने बनेगी, माता का प्रसाद अच्छा होना चाहिए। ठीक है, सो एंड सो फोर। हमारे सब माइंड में सब में क्या बात है, कि बेस्ट और बेस्ट काम करेंगे। ठीक है ना। अब हेमांग कहाँ चले गए, सब वादा करके गांव चले गए कि अम्बे माँ सर मुझे पसंद है, लेकिन गांव वाली पसंद है, जयपुर में नहीं वाली पसंद है। आप समझ रहे हैं, मेरा जो नुकसान हुआ वो कौन देगा फिर, क्योंकि इसके ऊपर क्या लग गया है, स्टोपल। देखिए अगर ये सिर्फ बात कह देता और मैं कुछ काम नहीं करता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने जैसे अपनी पोजीशन चेंज करी तो अब आप पीछे नहीं हट सकते। बात समझ में आई? और एक और बात, इसका अपवाद एक और ये होता है, इसका एक्सेप्शन भी सुनो। अगर मान लीजिए पार्टीज को पता है, क्या पता है, जैसे मुझे इसका भी पता है कि ये फेंका फाकी आदमी है, और मेरे को इसकी वास्तविकता पता है अगर, और फिर भी मैंने अपने पोजीशन चेंज करी है। अगर दोनों पार्टीज फैक्ट जानती हैं ओरिजिनली, दोनों पार्टीज क्या जानती हैं,
तो स्टोपल नहीं लगता फिर। समझ में आ गई स्टोपल? देखिए रेस जुडिकेटा बहुत छोटा सा बात है, लेकिन स्टोपल बहुत बड़ी बात है। अगर मैं टेक्निकली कहूँ तो स्टोपल ये पूरा सा है, और रेस जुडिकेटा का जो सेक्शन 11 है ना, वो इतना सा है, मतलब पूरा स्टोपल ज्यादा बड़ा है। क्योंकि एक पार्टी कोर्ट में पहुंचती है, वो हारे या जीते उसको मंजूर होना चाहिए ना हर चीज। सेक्शन 11 ये तो स्टोपल, ये सॉरी रेस जुडिकेटा, अगर पार्टी हारी जीती उसको मंजूर है ना सारी बातें। अगर कोर्ट में कोई लिख के दे रहा है, कोर्ट कोई पहुंचा है पार्टी, तो फिर वो हारे जीते उससे फर्क पड़ना चाहिए क्या उसको? फिर तो दूसरा सूट क्यों फाइल कर रहा है? तो रेस जुडिकेटा क्या, बहुत छोटा सा एलिमेंट है सेक्शन 11। समझ में आई बात? सेकंड पॉइंट लिखिए, रेस जुडिकेटा, इधर लिखिए सेकंड पॉइंट, रेस जुडिकेटा अप्लाई अपॉन, रेस जुडिकेटा अप्लाई अपॉन कोर्ट। पूर्व न्याय न्यायालय पर लागू होता है, पूर्व न्याय न्यायालय पर लागू होता है। स्टोपल अप्लाई अपॉन पार्टी, स्टोपल अप्लाई अपॉन पार्टी। विबंध किसी पक्षकार पर लागू होता है। विबंध किस पे लगता है सर? किसी पक्षकार पर लागू होता है। दो हो गए ना सर डिफरेंस, दो हो चुके हैं डिफरेंस। चलो तीसरे पे आओ, रेस जुडिकेटा अप्लाई ऑन लॉ। पूर्व न्याय का सिद्धांत विधि पर लागू होता है, विधि पर लागू होता है। रेस जुडिकेटा अप्लाई ऑन लॉ। लगता है क्या सर रेस जुडिकेटा फैक्ट के ऊपर लगता है क्या? फैक्ट पे लगता है क्या? इशू की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लो पॉइंट पे बात कर रहा हूं। इशू की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ फैक्ट और लो की बात कर रहा हूं। रेस जुडिकेटा अप्लाई ऑन लो, लो एंड फैक्ट दोनों लिख लीजिए। रेस जुडिकेटा अप्लाई ऑन लो एंड फैक्ट। पूर्व न्याय का सिद्धांत तथ्य और विधि दोनों पर लागू होता है, लगता है ना? इधर लिखिए, स्टोपल अप्लाई ओनली अपॉन फैक्ट, स्टोपल ओनली अप्लाइज ऑन फैक्ट। विबंध सिर्फ तथ्यों पर लागू होते हैं, विबंध सिर्फ तथ्यों पर लागू होते हैं, तथ्यों पर ही लगते हैं। सर मान लीजिए कानून में कोई बात लिखी हुई है, कल को आप बोले कि यार ये लो में ये बात थोड़ी लिखी हुई थी पहले, तो आप कानून को रोक सकते हो क्या? आप ये कहोगे क्या, नहीं नहीं पहले तो तू ये बात करा था। अब जीएसटी है, अब जीएसटी के बार बार रूल्स बदलते रहते हैं कि कभी 18% का स्लैब है, कभी 28% का स्लैब है। ये थोड़ी ना ये चीटिंग करता है, चीटिंग 28 ही लगाएंगे हम तो वापस, हो सकता है क्या ऐसे? और लोग के ऊपर कहेंगे स्टॉपल है। अभी मान लीजिए कोविड का टाइम चल रहा था, पहले दिन बताया इन्होंने कि 2,000 रुपए निकाल सकते हैं, फिर बोला 1,000 ही निकालेंगे, तो हर दिन गाइडलाइंस बदल रही थी ना, तो आप क्या रोकोगे क्या लोग को? ये थोड़ी होगा कि मोदी जी के ऊपर स्टॉपर लग गया। मोदी जी ने कह दिया कि सी एनआरसी बिल पास होंगे, फिर बोले नहीं नहीं अभी रुक जाइए, थोड़ी कुछ टाइम बाद पास करेंगे। किसान बिल पास होगा, रुक जाइए, तो थोड़ी मोदी जी को बोलेंगे अरे नहीं मोदी जी स्टॉपर लगेगा आपके ऊपर। कानून जो बन रहा है उसके ऊपर आएंगे स्टॉपर, वो तो फैक्ट के ऊपर लगता है ना भाई। पार्ट इसने मेरे को बोला कि 50,000 दूंगा, ये तो फैक्ट की बात है ना। अब फैक्ट को कौन प्रूव करेगा? आपके सामने 4 लोगों के सामने इसने बोला है, आप लोग ही न्यायालय में प्रूव करोगे ना। कल को मैं रिकवरी के लिए पैसे सूट फाइल कर दूंगा तो विबंध का सिद्धांत तथ्यों पर लागू होता है, स्टॉपल अप्लाइज ऑन फैक्ट। अरे बस ज्यादा मत दिमाग लगाओ, चौथे पॉइंट पे आओ, द पर्पज ऑफ रेस जुडिकेटा। अरे इतना दिमाग मत लगाओ, फट जाएगा। अबे हमने नहीं पढ़ देगा इश्यू मिक्स ऑफ फैक्ट एंड लॉ, उस वाली टाइप की बात समझ लो आप। ठीक है, ठीक है, अब समझ। हाँ अब ठीक है, हाँ आप सही बोले थे। टाइटल फैक्ट में टाइटल आ जाएगा। अरे बस बस, हमें पीएचडी थोड़ी करनी है बेटा, आरजेएस में अगर कंसेप्चुअली सवाल आएंगे तो उस हिसाब से पढ़ा रहा हूं मैं तो। लिखिए, द पर्पज ऑफ रेस जुडिकेटा, फोर्थ पॉइंट लिखेंगे प्लीज। द पर्पज ऑफ रेस जुडिकेटा इज टू प्रिवेंट मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग। पूर्व न्याय का उद्देश्य, पूर्व न्याय का उद्देश्य वादों की बहुल्यता को रोकना है। पूर्व न्याय का उद्देश्य वादों की बहुल्यता को रोकना है। इधर लिखिए, द पर्पज ऑफ स्टॉपल, द पर्पज ऑफ स्टॉपल to prevent multiplicity of representation. The purpose of estoppel is to prevent the multiplicity of estoppel.
विबंध का उद्देश्य, विबंध का उद्देश्य, विबंध का उद्देश्य विबंध का उद्देश्य वाद में अनेक प्रतिनिधित्व को रोकना है, अनेक प्रतिनिधित्व को रोकना है, अनेक प्रतिनिधित्व को रोकना है। छठा पॉइंट लिखिए, छठा है पांचवा है, पांचवा लिखिए। रेस जुडिकेटा टेक्स अवे कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट। पूर्व न्याय न्यायालय की विचारण करने की शक्ति को समाप्त कर देता है, न्यायालय की विचारण करने की शक्ति को समाप्त कर देता है। इधर लिखिए, विबंध में लिखिए स्टोपल में, स्टोपल डज नॉट टेक अवे कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट, स्टोपल डज नॉट टेक अवे कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट। विबंध न्यायालय की विचारण करने की शक्ति को समाप्त नहीं करता है, विबंध न्यायालय की विचारण करने की शक्ति को समाप्त नहीं करता है। इधर लिखिए, स्टोपल इज ए रूल ऑफ रेस जुडिकेटा इज ए रूल ऑफ प्रोसीजर, रेस जुडिकेटा इज ए रूल ऑफ प्रोसीजर। इधर लिखिए, रेस जुडिकेटा इज ए रूल ऑफ प्रोसीजर। इधर लिखिए, स्टोपल इज रूल ऑफ एविडेंस। सवाल आया इस बार आरजेएस प्री में स्टोपल के ऊपर, सवाल मेरी दिखाने की इच्छा है आप लोगों को, पर पेन ड्राइव ऊपर है और उसमें पीडीएफ डाउनलोड नहीं होती ना। मैं अभी आपको सवाल दिखाता। पूर्व न्याय एक प्रक्रिया का नियम है, पूर्व न्याय एक प्रक्रिया का नियम है। वहीं विबंध में लिखना प्रक्रिया का नियम है, और विबंध में लिखना विबंध एक साक्ष्य का नियम है, एक साक्ष्य का नियम है। नेक्स्ट में लिखिए, रेस जुडिकेटा अप्लाइज अपॉन बोथ द पार्टीज, रेस जुडिकेटा अप्लाइज अपॉन बोथ द पार्टीज। इधर लिखिए, स्टोपल में पूर्व न्याय दोनों पक्षकारों पर लगता है, स्टोपल में लिखना पूर्व न्याय दोनों पक्षकारों पर लगता है, स्टोपल में लिखना यह सिर्फ एक पक्षकार पर लगता है, यह सिर्फ एक पक्षकार पर लगता है। दिस अप्लाइज ओनली टू वन पार्टी, दिस अप्लाइज ओनली टू वन पार्टी, दिस अप्लाइज ओनली टू वन पार्टी। रेस जुडिकेटा बेस्ड ऑन पब्लिक पॉलिसी, रेस जुडिकेटा बेस्ड ऑन पब्लिक पॉलिसी। पूर्व न्याय का सिद्धांत लोक नीति पर आधारित है, पूर्व न्याय का सिद्धांत लोक नीति पर आधारित है, पूर्व न्याय का सिद्धांत लोक नीति पर आधारित है। विबंध का सिद्धांत विबंध का सिद्धांत विबंध का सिद्धांत प्राइवेट नीति पर आधारित है। स्टोपल रिलेटेड टू प्राइवेट पॉलिसी, स्टोपल रिलेटेड टू प्राइवेट पॉलिसी। अरे कितने डिफरेंस हो गए? 8 सफिशिएंट है, ठीक है ना। 8 रीजंस आर मोर देन सफिशिएंट ऑन दैट पॉइंट ऑफ व्यू। हेडिंग डालिए इशू स्टोपल, हेडिंग डालिए इशू स्टोपल। किसी विवादक पर विबंध, किसी विवादक पर विबंध, इशू स्टोपल। क्या होता है इशू स्टोपल, इसको समझते हैं। इशू स्टोपल क्या होता है सर? देखिए, स्टोपल जो है ना सर, जब मैं बात करता हूं विबंध की, तो ये सिर्फ किस पे लगता है? सिविल प्रोसीडिंग्स पे लगता है। जितनी भी सिविल प्रक्रिया है उस पर लगता है विबंध।
लेकिन इश्यू स्टॉपल दोनों पे लगता है, ये सिविल पे भी लगता है और समहाउ हम कहें तो ये किस पे भी लगता है, मतलब ये सिविल प्लस प्लस दांडिक प्रक्रिया दोनों पर लगता है इश्यू स्टॉपल। लेकिन मैं सिर्फ स्टॉपल की बात करूं तो ये सिविल प्रोसीडिंग्स पे लगता है। क्या होता है, कैसे होता है, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देकर समझाता हूं, ठीक है। अब अंतर देख के समझना। सर एक केस था ए वर्सेस बी का, एंड ए हैव रेज्ड 4 ऑब्जेक्शंस, 4, उसके पास उसने 4 इश्यूज उठाए, मान लीजिए उसने, कोर्ट ने कलेक्टिवली 4 इश्यूज डिसाइड कर दिए, ठीक है। प्लेंट फाइल हुई, रिटन स्टेटमेंट फाइल हुआ, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज ने, कोर्ट ने कितने इश्यूज रेज किए, 4 इशू। भाई 4 इशू पे हम सुनवाई करेंगे, इन पार्टीज के बीच में कितने इशू रहेंगे, 4 इशू रहेंगे। कोर्ट ने इस पॉइंट पे आके इशू नंबर 1 डिसाइड कर दिया, ऑन दिस सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम कोर्ट डिसाइडेड इशू नंबर 2 ऑल्सो, ठीक है। कोर्ट ने इस पॉइंट पे आके इशू नंबर 3 भी, विवादक नंबर 3 भी डिसाइड कर दिया। सुनिएगा दोबारा, कोर्ट ने सेटलमेंट ऑफ इश्यूज किया, विवादकों का स्थिरीकरण किया और 4 इश्यूज लिए। कोर्ट ने इशू नंबर 1 डिसाइड, 2 डिसाइड, 3 डिसाइड, और कोर्ट चौथा इशू डिसाइड ही कर रहा था, तभी इशू नंबर 2 से रिगार्डिंग, तभी इशू नंबर 2 के रिगार्डिंग कुछ एविडेंसेस मिल गए। कुछ एविडेंसेस क्या मिल गए, उस पार्टी को जिसके ये अगेंस्ट डिसाइड किए थे। अरे सर डिसाइड किए मतलब किसी ना किसी के अगेंस्ट डिसाइड किए ना, उस पार्टी को कुछ एविडेंसेस मिल गए, कुछ नए एविडेंसेस मिल गए। ये इस लेटर ऑन सिस्टम जाके उसको कुछ एविडेंसेस प्राप्त होते हैं जिसके ऊपर इशू नंबर 2 डिसाइड किया था, उसके अगेंस्ट जो फैसला किया था उसको कुछ एविडेंसेस मिल गए। इस पॉइंट पे आके, इस रिलेवेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे आके उसको क्या मिल गए सर, कुछ नए एविडेंस मिल गए। एविडेंस किससे रिलेटेड थे, साक्षी किससे रिलेटेड थे, इशू नंबर 2 से। और ये इशू कोर्ट ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी थी। यहाँ पे रेस जुडिकेटा लगेगा नहीं, 2 सूट होने चाहिए रेस जुडिकेटा के लिए, यहाँ है 2 सूट नहीं है, क्या लगेगा यहाँ पे, इश्यू स्टॉपल लगेगा। क्या लगेगा यहाँ पे, इश्यू स्टॉपल, इश्यू स्टॉपल लगेगा यहाँ पे। क्या लिखा मैंने हिंदी में टॉपिक, किसी विवादक के ऊपर विबंध। अब ये जो विवादक है इस पर क्या लग गया, विबंध लग गया, उसको बोलते हैं इश्यू स्टॉपल। समझ में आई बात, ठीक है ना। इश्यू स्टॉपल सिविल और क्रिमिनल दोनों प्रोसीजर में लगते हैं। मैं क्रिमिनल ट्रायल का एग्जांपल देता हूं आपको, किसका एग्जांपल देता हूं, क्रिमिनल ट्रायल का एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए एक क्रिमिनल ट्रायल चल रहा था, भाई ए ने बी को गोली से मारा है, इसका ट्रायल चल रहा था, ठीक है ना। ए ने किसको गोली से मारा है, ए ने बी को गोली से फायर करके मार दिया। इस टाइम पे प्रोसिक्यूशन ये कह रहा है, प्रोसिक्यूशन मतलब अभियोजन जो स्टेट की तरफ से आएगा, कि केस का नाम क्या होगा, किसका नाम होगा, स्टेट वर्सेस ए। ये विक्टिम की तरफ से कौन लड़ रहा है, स्टेट। स्टेट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन ने बोला कि सर ए के पोजीशन में बंदूक थी। एविडेंसेस से साबित नहीं हुआ है कि ए के पोजीशन में बंदूक थी, एविडेंसेस जो थे वो कंक्लूसिव नहीं थे। तो कोर्ट ने यह डिसाइड कर दिया, कोर्ट ने क्या बोला कि पोजीशन, इसने बोल दिया कि गन वॉज नॉट इन एज पोजीशन, मतलब जो बंदूक थी वो ए के कब्जे से बरामद नहीं हुई है। फिर केस की सुनवाई आगे चली, फिर से प्रोसिक्यूशन ने बोल दिया सर उसके कब्जे में बंदूक थी। तो कोर्ट कह रहा है भाई ऑलरेडी डिसाइड तो कर दिया उसके कब्जे में बंदूक नहीं थी। बात समझ में आ रही है। तो इसके ऊपर भी क्या लग गया, इश्यू स्टॉपल, किसी विवादक को विबंध द्वारा रोकना। सिविल और क्रिमिनल दोनों के समझ में आ गए। हाँ जब, अरे भैया जब कंक्लूसिव, या तो कुछ नए एविडेंस लेके आ, कंक्लूसिव होना चाहिए, क्रिमिनल में कंक्लूसिव होना चाहिए, सिविल में इतना नहीं होता है। नया मिलता है तो भी नहीं लगता। देखिए सिविल जो है, सिविल में किसी के राइट टू लाइफ का मामला नहीं है ना, तुम्हें पहले लेके आना चाहिए था ये एविडेंस था, तो
पहले नहीं ले गए, तुम्हारी गलती है, तुम्हें फायदा नहीं उठाने दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे राइट टू लाइफ का मामला है। मान लीजिए कुछ ऐसा कंक्लूसिव एविडेंस मिलता है जो ये साबित करता है कि ये गन किसकी है, ए की है या उसके पोजीशन से रिकवर हुई है। बात समझ में आ रही है? क्रिमिनल केसेस में न्यू एविडेंस मिलना चाहिए। हम इसके ऊपर सेक्शन 300 को भी पढ़ेंगे कल। कल क्या पढ़ेंगे? सेक्शन 300। अब लेक्चर्स बहुत इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं, अगर तुमको समझ में आ रहे हैं तो। इसको बोलते हैं ऑट्रिफ हुआ कन्विक्ट, ऑट्रिफ हुआ अक्विट, ऐसे ही बोलते हैं। हाँ, पूर्ण मतलब पूर्व दोष मुक्त, दोष सिद्धि और पूर्व दोष मुक्ति, हम पढ़ेंगे इसको, डोंट वरी। स्टॉपल तो पूरी प्रोसीडिंग पे लग रहा है, इश्यू स्टॉपल किसी एक इश्यू पे लग रहा है। बंदूक है या नहीं, यही तो इश्यू है उसके पास, यही तो एक विवादक है कि बंदूक उसके कब्जे से रिकवर हुई या नहीं हुई, क्योंकि रिकवरी ऑफ वेपन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द अक्यूज। पुलिस वाले क्यों पागलों की तरह हथियार ढूंढते रहते हैं जिससे मर्डर हुआ है? मर्डर वेपन मिल जाएगा तो फिर, अब मान लीजिए मर्डर वेपन मिल भी गया उन्हें, तो उनको फिर लिंक प्रूव करना पड़ता है कि वो उसी के कब्जे में था या उसी ने यहाँ पे फेंका है। जी, so there are certain points then we will discuss on that, on the same point। लेकिन आपको समझ में आया कि इश्यू स्टॉपल जो होता है वो किस पे लग रहा है? सिविल एंड क्रिमिनल बोथ। एग्जाम में सवाल आया हुआ है आरजेएस में इश्यू स्टॉपल के ऊपर, कल लिखवाऊंगा बेटा इस पर, ठीक है ना? समझ में आया आज की क्लास? अब क्लास इंटरेस्टिंग होने वाली। कल 300 पढ़ेंगे, कल मैं 300 पढ़ाऊंगा और इसके साथ आपको पढ़ाऊंगा 20(2). अरे 20(2) पढ़ के आना, कल आर्टिकल पूछूंगा, कल आर्टिकल 20(2). हाँ, तो कल क्या होता है पूछूंगा, और क्या डिफरेंस है 300 और 20(2) में। अब जो नया वाला सेक्शन है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, लेकिन मैं सीआरपीसी में से ही कनेक्ट करूंगा। को रिलेटेड सेक्शन तुम लोग देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है ना? कल दोनों का डिफरेंस पूछूंगा कि डबल जीओपार्डी और सेक्शन 300 सीआरपीसी, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन बोथ दिस प्रोविजन। फिर इश्यू स्टॉपल को उसके साथ कनेक्ट करूंगा, ठीक है ना? दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू टुमारो ऑन द सेम टाइम। संडे इस वीक संडे को भी लेक्चर है, ठीक है ना? संडे को भी नॉर्मल वही क्लास चलेगी, सुबह 8 से 12 और शाम को 2 से 6 जो अपना टाइम होता है। लेक्चर्स वही रहेंगे रेगुलर।